स्वागत है। जय जोहर संगवारी हो आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में CGPSC इन में। दोस्तों, सबे जन दिवाली बहुत अच्छा से मनाए हो, बहुत दिन के छुट्टी रही से और व्यस्तता रही थे दिवाली में सबके दिखर से थी क्लास नहीं हो पैसे, लेकिन अब क्लास जो है वो कंटिन्यू होगा। तो दिवाली में का कहा साण पिटवाट रही दिवाली मनवाड़ रही समर है ना, CM का कहा और बहुत सारा घोषणा भी करे है। और वो घोषणा में तो जो परीक्षा है वो भी संचालित हुई, रोजगार के संबंध में भी घोषणा करेंगे है, ठीक है। लेकिन एकर से पहली जतका निकले जितना भी निकला है प्रयोगशाला परिचालक छात्रावास अधीक्षक उसका एग्जाम कंडक्ट होगा और हाई कोर्ट का भी आदेश जारी हुआ है, ठीक है। तो आप अब जो है वो अपनी पढ़ाई में पुनः वापस आ जाएं, दिवाली खत्म हो गई है। तो इतना अपने आप को इस साल एक पोस्ट पर जरूर पहुंचाना है दोस्तों। अपना लक्ष्य जो है वो निर्धारित कर लीजिए कि ये पोस्ट हमको इस साल पाके रहना है। आने वाले समय का कोई भरोसा नहीं है, कितना एग्जाम होगा क्या होगा, लेकिन हमें जो अवसर अभी मिला है उसको हम पुनः प्राप्त करने का प्रयास करें। और आप अपनी पढ़ाई में पूरी तरह पूर्णतः तन मन से एकदम समर्पित हो जाइए। और हम लोग जो है वो प्रयोगशाला परिचारक में सामान्य विज्ञान पर चर्चा कर रहे थे। परमाणु संरचना, परमाणु की संरचना का जो है वो पार्ट हमने किया था। आज हम देखेंगे जो परमाणु विभिन्न जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने परमाणु मॉडल दिए हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की खोज किसने की है ना, वो सारी चीजें आज सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में है और जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, परमाणु की संरचना भाग 2। इसमें देखिए दोस्तों, परमाणु में 3 मुख्य अपरमाणविक कण होते हैं। हम इससे पहले हम लोगों ने जिस जब क्लास की थी उसमें हम परमाणुओं के अपरमाणविक कण के बारे में चर्चा की थी, है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये 3 तो मुख्य अपरमाणविक कण हैं, बट इसके अलावा भी न्यूट्रॉनों और पॉजिट्रॉन बहुत सारे जो हैं और भी इसके कण होते हैं, लेकिन ये मुख्य घटक हैं परमाणुओं के निर्माण के संबंध में। इसकी संख्या क्या होती है, क्या इसकी द्रव्यमान संख्या है, क्या इसकी परमाणु संख्या है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसको हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जो नहीं किए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जाकर इसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे ही फंडामेंटल कण, फंडामेंटल जो पार्टिकल्स है, ठीक है, मौलिक कण कहा जाता है। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के मौलिक कण हैं, जिनकी खोज और गुण के संबंध में जो है वो हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। और आप जानते ही हैं, जो भी थोड़ा बहुत सामान्य विज्ञान पढ़ा होगा उसको आपको आइडिया होगा, और नहीं जानते हैं तो आज आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज, डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? सभी जानते हैं, जे थॉमसन द्वारा। कब की गई? 1987 में कैथोड किरण प्रयोग में की गई है। तो यहाँ पर जितना पॉइंट लिखा जा रहा है सभी को आप बहुत ढंग से याद रखेंगे। मैं इसका ट्रिक्स भी बता दूंगा जो सर्वमान्य है, सभी जगह सभी लोग जानते हैं, ऐसा कोई नहीं है। तो ये सिर्फ जानकारी के लिए मैं बताऊंगा, अभी आगे आप देखते रहिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की है। अगर पूछा जाए परमाणुओं का सर्वप्रथम मॉडल किसने प्रस्तुत किया, तो जे थॉमसन ने प्रस्तुत किया है, ठीक है। इन सारी चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे। हालांकि प्रश्न उत्तर की श्रृंखला भी हम करेंगे, लेकिन आप इसमें से भी आप ध्यान रखिए, थ्योरेटिकल जो पोर्शन है उसमें से भी, ठीक है। एक इसमें से पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉनों पर आवेश जो होता है -1.6, क्योंकि ये नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज रहता है, ऋणावेश रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में क्या रहता है? ऋणावेश रहता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इसमें नेगेटिव चार्ज रहता है और इलेक्ट्रॉनों का आवेश प्लस प्रोटॉनों का आवेश जो है वो दोनों बराबर होंगे, बस इसमें माइनस होगा और इसमें पॉजिटिव साइन होगा दोस्तों, ये आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखेगा, इलेक्ट्रॉनों का आवेश और प्रोटॉनों का आवेश जो है वो समान होगा। बस इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिव चार्ज है, ऋणात्मक आवेश है इसलिए ऋण लगे रहेगा, और इसमें धनात्मक आवेश है इसलिए इसमें धन लगे रहेगा। इस बात को बस ध्यान रखेंगे। और इसका मात्रक कूलाम, इसका जो मात्रक है वो क्या है? कूलाम है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक। तो -1.6 × 10⁻⁻⁹
19, ठीक है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये इलेक्ट्रॉनों का आवेश, और इसको प्लस कर देते हैं तो ये हो जाता है किसका आवेश, प्रोटॉनों का आवेश। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इतना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, देखिए एक आवेश पूछा जाएगा, दूसरा द्रव्यमान, तो द्रव्यमान कितना है, तो ये आप देख ही रहे 9.11 इंटू 10⁻31। दो बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा। 9.11 इंटू 10⁻31, 9.1 गुणा 10 का घात -31, ठीक है। तो ये है इसका क्या, इलेक्ट्रॉनिक द्रव्यमान। अब ये दिया है किलोग्राम में, और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ग्राम में, ठीक है। कई बार ये क्या पूछ दिया जाता है कि इसका ग्राम में वैल्यूएशन बताइए, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि किलोग्राम को ग्राम में कैसे परिवर्तित किया जाता है। कैसे परिवर्तित किया जाता है, तो उसमें जो भी किलोग्राम को ग्राम में परिवर्तित करना है, तो उसमें 1000 का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इसमें भी हम 1000 का गुणा कर देते हैं, तो 9.11 इंटू 10⁻31 और इंटू 1000। अब आप जानते हैं 1000 को हम 10 का घात 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम इसको ये 1000 ना करके सीधा लिख देते हैं 10 का घात 3। क्या लिख देंगे, 10 का घात 3, ठीक। अब ये प्लस और ये माइनस है, दोनों का आधार समान है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। आधार समान होने पर घात क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये इसमें -31 में +3 होगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, -9.11 इंटू 10⁻28, क्या हो जाएगा, 10⁻28 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से चीजों को देखिए और समझ में आ जाएगा आपको कि क्या उसको करना है, ठीक। हाँ, पीडीएफ के लिए बहुत सारा कमेंट जो आता है, पीडीएफ आप क्या करेंगे, टेलीग्राम लिंक में पीडीएफ दिया गया है, वहां से आप पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है। और ये क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। आप नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक। इसके अलावा सीजीपीएससी प्री का जो भी नोटिफिकेशन आएगा, तो हम उसके भी जो है कुछ टेस्ट सीरीज हम लाने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा यूट्यूब में, आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आप बेल आइकॉन को हिट कर लेंगे सब्सक्राइब करके, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा जा सकता है, परमाणु के तीनों कणों में इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, तो इलेक्ट्रॉनों की खोज में आपको क्या क्या याद रखना है, इसकी खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने 1897 में कैथोड किरण प्रयोग में इसकी खोज की थी। आवेश कितना है, तो -1.6 इंटू 10⁻19। द्रव्यमान कितना है, तो 9.11 गुणा 10 का घात -31 किलोग्राम में। और अगर ग्राम में पूछेगा तो -28, माइनस होगा ना, -28 ग्राम, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन, तीनों जो अपरमाणविक कण है या मौलिक कण है, फंडामेंटल पार्टिकल है, उसमें सबसे हल्का जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव चार्ज में होता है, ठीक है। तो ये 4-5 चीजें इसमें से आप ध्यान रखेंगे, मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया, और मेरे ख्याल से अगर ध्यान दे रहे होंगे तो याद भी हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रोटॉनों की खोज किसने की, ठीक है, डिस्कवर ऑफ प्रोटॉन। तो आप सभी जानते हैं ई गोल्डस्टीन ने जो है वो प्रोटॉनों की खोज की है। किसने की है, ई गोल्डस्टीन। आप गलतफहमी में मत रहिएगा, रदरफोर्ड मत लगा दीजिएगा, ठीक है, रदरफोर्ड नहीं लगाना है। किसने की है, ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉनों की खोज की है। प्रोटॉनों में हमेशा पॉजिटिव आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है, धनावेश होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसे प्रोटॉन नाम रदरफोर्ड ने सन 1919 में दिया है। अब देखिए, मैंने बताया दोनों चीज को बहुत बारीक से आपको समझना है। खोज किसने की, तो ई गोल्डस्टीन ने। नाम किसने दिया, तो रदरफोर्ड ने। कब, 1919 में, ठीक है। नाम दिया है प्रोटॉन को, रदरफोर्ड ने, खोज की है गोल्डस्टीन ने, ठीक। प्रोटॉनों पर आवेश मैंने बता दिया था, उसमें -1.6 रहेगा, इसमें +1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। 1.6 गुणा 10 का घात -19, और यहां पर भी मात्रक कूलाम, ठीक है, होता है इसका आवेश, किसका, प्रोटॉनों का।
प्रोटॉनों की द्रव्यमान की बात करें तो इसका द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻27। अब इसे ग्राम में आप बदल लीजिएगा, तो ग्राम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू 10⁻3 कम हो जाएगा तो -24 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ग्राम किलोग्राम को ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं न्यूट्रॉनों की खोज, प्रोटॉनों की। अच्छा, प्रोटॉनों को में 3-4 चीजें इसमें भी, क्या खोज किसने की, ई गोल्डस्टीन। नाम किसने दिया, रदरफोर्ड। कब दिया, 1919। प्रोटॉनों पर आवेश कितना होता है, +1.6 इंटू 10⁻19। प्रोटॉनों का द्रव्यमान कितना है, तो 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम और -24 ग्राम। ठीक, तो इस प्रकार से इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करें न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉनों की खोज। नाभिक पर धनावेश, उसमें उपस्थित धनावेशित कण प्रोटॉनों के कारण होता है। हमने इससे पहले परमाणु पर डिस्कस किया था और उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो परमाणु है उसका धनावेश जो है वो नाभिक में रहता है। ठीक है, और वो प्रोटॉन कणों के कारण होता है, लेकिन उसमें उसे ही हम परमाणु संख्या कहते हैं। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है, अगर आपने नहीं देखा तो पिछला वीडियो देख लीजिए। लेकिन नाभिक का द्रव्यमान केवल प्रोटॉनों के कारण नहीं होता है। नाभिक का द्रव्यमान मैंने बताया था, एक प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के कारण जो है वो द्रव्यमान संख्या इसकी निकलती है। ठीक है, सन 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। किसने, चैडविक, जेम्स चैडविक इसका पूरा नाम है। और कब की थी, सन 1932 में इसकी खोज की थी चैडविक ने। किसकी, न्यूट्रॉनों की। ठीक, न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, प्रोटॉन धनावेशित कण है, लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो विद्युत उदासीन कण है, अर्थात इस पर आवेश नहीं होता है। ठीक है, इस पर क्या है, आवेश नहीं होता है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन की अपेक्षा हल्का सा अधिक होता है, प्रोटॉन से थोड़ा सा इसका द्रव्यमान थोड़ा अधिक होता है। और सबसे कम किसका होता है, तो इलेक्ट्रॉन का होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक, तो इसमें 3-4 चीजें क्या याद रखनी है, ये याद रखनी है कि द्रव्यमान संख्या, नाभिक में प्रोटॉनों के अलावा न्यूट्रॉन भी होता है, एक आध को छोड़ दें तो अपवाद भी हैं जिसमें केवल प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन परमाणु ऐसा है जिसमें केवल नाभिक में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसकी खोज किसने की, तो 1932 में जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की है। ठीक है, ये नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉनों के साथ, और इनको मिलाकर ही हम द्रव्यमान संख्या निर्धारित करते हैं। ठीक, ये प्रोटॉन की अपेक्षा थोड़ा सा हल्का सा जो है वो अधिक द्रव्यमान इसका पाया जाता है। किसका, न्यूट्रॉन का। ठीक है, तो ये 3 चीजों को याद रखेंगे। और ये न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन से न्यूट्रल याद रखेंगे, मतलब इसमें ना ऋणावेशित ना धनावेशित उदासीन कण होते हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो सर्वमान्य है, पूरे इंडिया में चल रहा है, मैं कोई स्पेशल नहीं बता रहा हूं। तो ये ट्रिक भी आप ध्यान रखेंगे, ईटा ईटा पग नाचे। आप इधर उधर नहीं होंगे, आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। ई से आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन, ई से क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होगा। ट से देखिए, थॉमसन को टॉमसन भी कहा जाता है। ठीक है, थॉमसन को क्या कहा जाता है, टॉमसन। तो इसकी खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, टॉमसन ने। ठीक है, अब पी से यहाँ पे प्रोटॉन, प्रोटॉन को खोज किसने की, तो ग से गोल्डस्टीन ने। किसने, गोल्डस्टीन ने। ठीक है, अब यहां पर आ गया आपका न्यूट्रॉन, ना से न्यूट्रॉन। ठीक, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, तो च से चैडविक ने। किसने, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक ने। तो इस प्रकार से ये याद रखेंगे, ईटा पग नाचे। ठीक है, जो डांसर थी वो नाच रही थी, तो कई लोग थाली में नाचते हैं, लोटम थाली रख दिए, थाली आप जानते हैं जिसमें खाना, उसमें चढ़ के नाचते हैं। कई लोग और किसी किसी चीज में चढ़ के नाचते हैं। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाले ईटम चढ़ के नाच रहे थे। ठीक, ईटा पग नाचे, अपने पग को किसमें, ईटा में रखकर। ठीक, तो यहां पर आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। ठीक, कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे परमाणु मॉडल की, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि परमाणु मॉडल सबसे पहले किसने दिया था। तो मैंने पहले ही बताया, अगर परमाणु मॉडल सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया, तो सबसे पहला नाम आप याद रखेंगे थॉमसन का। ठीक है,
किसी परमाणु में आवेशित कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के वितरण की व्याख्या करने के लिए विभिन्न परमाणु मॉडल प्रस्तावित किए गए। परमाणु मॉडल मतलब परमाणु प्रतिरूप का, उसका प्रतिरूप। थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन, जे थॉमसन ने ही जो है वो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इसको ध्यान रखिएगा, कैथोड किरण के रूप में। यहां पर देखिए, थॉमसन ने परमाणु संरचना से संबंधित एक मॉडल दिया जो कि क्रिसमस पुडिंग के समान था, प्रस्तुत किया। थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि, देखिए थॉमसन ने जो परमाणु मॉडल दिया वो क्रिसमस पुडिंग मॉडल, आप बहुत चीजों को बहुत बारीकी से आप समझ जाएंगे, बस क्लासेस को देखते रहिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। थॉमसन ने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसको क्रिसमस पुडिंग मॉडल कहा जाता है, ठीक है, क्रिसमस पुडिंग मॉडल। देखिएगा आगे मैं समझाता हूं ये क्या है। दूसरा, परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है। परमाणु क्या है? धन आवेश का एक गोला है, धनावेश का बना एक गोला है। किसने कहा? थॉमसन ने कहा। इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित होते हैं। इसमें क्या उपस्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन बीच बीच में। इसने कहा कि परमाणु जो है वो पूरा का पूरा धनावेश का गोला है, यहां पर कहीं कहीं जो है वो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जो ऋणात्मक चार्ज वाले होते हैं, ठीक है। ये किसने कहा? थॉमसन ने, ठीक। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं। मैंने बताया उदासीन जो परमाणु हैं उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं? मात्रा समान होती है, इसलिए उदासीन होते हैं। तो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश परिमाण मात्रा में समान होते हैं, इसीलिए परमाणु जो है विद्युत रूप से उदासीन होता है। ये किसने कहा? थॉमसन ने, ठीक। थॉमसन के परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? प्लम पुडिंग मॉडल, क्रिसमस पुडिंग मॉडल कहा जाता है। इसके परमाणु मॉडल को क्यों कहा जाता है, तो आइए इसको समझते हैं, ठीक है। इस परमाणु संरचना मॉडल को तरबूज के उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है, जिसमें तरबूज का पूरा लाल हिस्सा धनावेश का फैला और काले बीज ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसे तरबूज मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। अब आप इसको चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। देखिए, इसको कहा गया क्या? थॉमसन ने क्या कहा? क्रिसमस मॉडल। इसको ध्यान रखेंगे, क्रिसमस मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल। क्या कहा? प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। क्यों कहा? देखिए, क्रिसमस के समय जो दोस्तों एक कप केक आता है, ठीक है, इन लोगों का क्रिसमस जब होता है तो एक कप केक आता है, उसमें बीच बीच में छोटे छोटे पुडिंग होता है, उसमें छोटी छोटी पुडिंग होती है, ठीक है। तो इसको थॉमसन ने उस रूप में देखा, इसीलिए इसको, क्योंकि क्रिसमस के केक के समान इसका जो है स्ट्रक्चर था, इसीलिए इसको क्या कहा गया? क्रिसमस पुडिंग मॉडल कहा गया। जीवन में नहीं बोलेंगे, जे थॉमसन, क्रिसमस पुडिंग मॉडल। और प्लम पुडिंग मॉडल उसी में ही जो है वो प्लम पुडिंग जो होती है छोटे छोटे कणों की, उसके कारण ही उसको प्लम पुडिंग मॉडल या क्रिसमस पुडिंग मॉडल कहा गया है, ठीक है। तो इस रूप में आप याद रखेंगे, ठीक। लेकिन हमारे इंडिया वाले कहते हैं हम शान से इंडिया वाले, हमारा देसी जुगाड़ जो है वो सब जगह चलेगा। हमने कहा ये प्लम पुडिंग क्रिसमस पुडिंग मॉडल नहीं, हमको क्या ये जो है वो एकदम बेस्ट बताया गया है। आपने तरबूज देखा होगा, तरबूज ऐसी गोल रहता है, ठीक है, तरबूज, और तरबूज में पूरा लाल 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 जो है वो दिखाई देता है आपको चारों तरफ, ठीक। और बीच बीच में छोटे छोटे उसके बीज होते हैं। क्या होते हैं? बीच में बीज होते हैं, ठीक। उन्हीं बीजों को ऋणात्मक क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन कहा गया। और जो पूरा लाल कलर है उसको क्या कहा गया? प्रोटॉन कहा गया, ठीक है। और इसे हम लोगों ने प्लम पुडिंग क्रिसमस पुडिंग नहीं बोला, हमारे तरबूज से बिल्कुल सही उसका डायग्राम बन रहा था, उसमें समझ में आ रहा था, तो इसको क्या नाम दिया गया? तरबूज मॉडल नाम दिया गया, ठीक है। क्या नाम दिया गया? तरबूज मॉडल। तो ये जो खाली जगह है वो धनात्मक गोला है और ये जो ऋणावेशित कण है वो इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप ध्यान रखेंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को, ठीक। तो इस प्रकार से थॉमसन ने इसको ये वाला जो मॉडल दिया था, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। क्या कि थॉमसन ने क्या बताया कि ये धनावेश का गोला है जिसमें बीच बीच में क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है वो कण के रूप में है, इसलिए इसको क्रिसमस पुडिंग हुई है। क्रिसमस पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, हम लोगों ने इसको तरबूज मॉडल कहा है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
ये थॉमसन का परमाणु मॉडल। इसके बाद देखेंगे हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। किसका? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो ई रदरफोर्ड, देखिए ई रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया, ठीक है, अल्फा कण प्रयोग, प्रकीर्णन प्रयोग उसको कहा जाता है। अच्छा ये लिखा हुआ है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसने किया था? रदरफोर्ड का परमाणुवाद है ये, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ने इसका प्रयोग किया और परमाणु मॉडल दिया था, ठीक है। तो ई रदरफोर्ड और उनके विद्यार्थियों गीगर और मार्सडेन ने परमाणु को समझने के लिए एक प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने सोने के अत्यंत महीन पानी पर उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों की तेज बौछार की। अल्फा कण मतलब होता है नाभिक, जो हीलियम वगैरह का हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव धनावेश, धना आवेशित कण होते हैं अल्फा कण, ठीक है। तो यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, आगे हम समझेंगे। हीलियम परमाणु के बराबर होता है और ये धन आवेशित होते हैं, मैंने अभी बताया था। इसको पूरी तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ, आप निश्चिंत रहिए। देखिए इसने एक वो लिया, क्या लिया? सोने का एक पतला परत लिया है, ठीक है, ये सोने का पतला परत है, ठीक। इस परत में इन्होंने ये एक अल्फा कण लिया और अल्फा कण धनावेशित कण है, ऊपर हम लोगों ने देखे थे, और उसमें बौछार करा दी। लेकिन उससे पहले इसने इसको चारों तरफ से जो है वो दोस्तों घेर लिया, ठीक है, चारों तरफ से एक परत चढ़ा दी या कवर कर दिया। किससे? जिंक सल्फाइड से। याद रखेंगे किससे? जिंक सल्फाइड से। और जिंक सल्फाइड से करने के पीछे भी रीजन है, ठीक है, जिंक सल्फाइड से करने के पीछे भी बहुत सारा रीजन है। देखिए ये जिंक सल्फाइड से जैसे ये किरणें टकराएंगी तो प्रदीप्त होती हैं, दीप्तमान होती है, मतलब चमकती हैं, तो इससे पता चलता है कि किरणें इससे निकल रही हैं। तो यहाँ पर जिंक सल्फाइड से इसको कवर किया गया और इस जो सोने की पतली परत थी, अल्फा कण, पॉजिटिव आयन का जो कण था, उसका बौछार यहाँ पर किया गया। अब देखिए, आप खुद ही देख रहे हैं, कुछ किरण जो है वो इस ओर गति कर रहे हैं, कुछ किरण जो है वो इस ओर गति कर रहे हैं, और कुछ किरण इस ओर गति कर रहे हैं। तो ये किरणें अलग अलग ओर गति कर रही हैं, और इसी को ही उसने स्टडी किया। किसने स्टडी किया? रदरफोर्ड ने, और अपने विचार जो है वो व्यक्त किए। कैसे कैसे देखा, तो थोड़ा सा आगे हम इसको और दूसरे जो है चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए यहां पर ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहां पर देखिए कई सारे कण जो हैं वो, देखिए ये सीधे निकल गए, है ना, ये सीधा निकल गया, और ये टकरा कर जो है वो वापस आ गया, ये भी सीधा। तो ये आप देख रहे हैं कई सारे कण जो है वो सीधे निकल जा रहे हैं, कई सारे कण जो है वो टकरा के वापस आ रहे हैं। तो इन्होंने बहुत सारी जो है वो अपना जो अध्ययन किया था उसका रिपोर्ट पेश किया, और उन्होंने बहुत सारी बारीक जानकारियां हमको प्रदान की। क्या? उन्होंने कहा कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो खाली होता है, खोखला होता है, ठीक है, क्योंकि किरणें जो है, अधिकांश किरणें जो है वो सीधे सीधे निकल जा रही थी, उसने जो प्रयोग किया था उसमें, ठीक है। दूसरा, कुछ किरणें जो हैं, जो सेंटर में जो किरणें गई थी, वो किरणें टकरा कर सीधा वापस आ गई, ठीक है, टकरा कर क्या हुई? सीधा वापस आ गई। तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये कैसे हो रहा है कि वो एकदम सेंटर में जा रही है और सेंसर से टकरा कर जो है वो वापस आ जा रही है, इसका क्या रीजन है, ठीक है। तो देखिए उन्होंने इस संबंध में फिर अपनी जानकारी स्पष्ट की कि अल्फा कण जो है पॉजिटिव, धनात्मक आवेश लिए हुए होता है, और इसका जो केंद्र है, केंद्र में जब ये जाता है तो जो धनात्मक आवेश से जब ये टकराया तो टकरा कर जो है वो वापस आ रहा है, धनात्मक पॉजिटिव पॉजिटिव टकरा कर वापस आया। तब इसने बताया कि इसका जो सेंटर है, इसका जो केंद्र है, वो धनात्मक आवेश होता है उसमें, और वो बहुत छोटा सा होता है, पूरा धनात्मक आवेश वहीं पर केंद्रित होता है। तो ये बहुत सारी जानकारियां हमको इसके द्वारा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से मिली हैं, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए उन्होंने क्या क्या अपनी जो मॉडल में बताए हैं उसको हम लोग एक बार देखते हैं। देखिए अवलोकन के दौरान उन्होंने क्या क्या कहा, देखिए पहला देखो, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार सीधे निकल जाते हैं, जिससे पता चलता है कि परमाणु में अधिकतर स्थान खाली है। मैंने बताया सीधे निकल गए तो परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो क्या होता है? खाली होता है। दूसरा, बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम जगह घेरता है, ठीक है।
बहुत कम कण थे जो अपने मार्ग से विक्षेपित हुए थे। ठीक है, विक्षेपित मतलब इधर उधर गए थे। इससे यह अनुमान लगाया गया परमाणु में धन आवेशित जो भाग है वो बहुत कम होता है, केवल सेंटर में, आप जानते ही हैं, कम जगह घेरता है। तीसरा, लगभग 20,000 कणों में से एक कण सोने के अत्यंत महीन पत्थर से टकराकर उसी दिशा में लौट गया जिस दिशा से वह निकला था। यदि अल्फा कण टकराकर वापस आ रहा है तो इसका तात्पर्य है कि वहां पर द्रव्यमान वाला भाग काफी संकुचित है, न कि फैला हुआ। अर्थात परमाणु का द्रव्यमान वाला भाग परमाणु के बहुत ही कम आयतन में सीमित है। मतलब आप जानते हैं वो द्रव्यमान जो है वो परमाणु के केंद्र में उपस्थित होता है और वहीं से टकरा कर वापस आए, इसका मतलब वहां पर धनात्मक आवेश है, और वहीं पे ही जो उसका आयतन बहुत कम होता है और वहीं केंद्र में ही सीमित होता है। ठीक है, तो ये परमाणु मॉडल के अवलोकन के दौरान रदरफोर्ड ने बताया। इसके अलावा इस तरह रदरफोर्ड ने यह विचार रखा कि परमाणु में धनावेश तथा द्रव्यमान एक बहुत ही छोटे आयतन में होता है, जिससे उन्होंने नाभिक कहा, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। परमाणु मॉडल हमने देखा था, बीच में जो होता है वो उसका केंद्र होता है, पॉजिटिव आयन, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर परिक्रमा करते रहता है। तो ये बताया रदरफोर्ड ने, तथा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का परिक्रमा पक्ष अलग होता है। इस तरह रदरफोर्ड ने प्रयोग के आधार पर परमाणु का नाभिकीय मॉडल दिया। ठीक है, अब इससे क्या निष्कर्ष निकला था, ठीक, तो उसको मैंने आपके समझने के लिए और बहुत अच्छे से यहां पर लिख दिया है। क्या, देखिए, परमाणु का केंद्रक धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। ठीक है, ये सभी लोग जान चुके हैं अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है, नाभिक में होता है। सब जान गए, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, नाभिक में धनावेशित होता है, धनावेशित कण प्रोटॉनों के कारण होता है, अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में भरे होते हैं। ठीक, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है सभी का, अगर ढंग से आपने देखा है, अगर नोट्स बना रहे हैं तो। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों, जिन्हें कक्षा कहा जाता है, में चक्कर लगाते हैं। ये वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर केंद्र है, यहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और ये वृत्ताकार पथ में ऐसे चक्कर लगाते हैं। ठीक है, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है, इसका आयतन बहुत ही कम होता है, बहुत ही संकुचित होता है। आप सभी इस बात को जान चुके हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से। ठीक, यहां पर देखिए विशेष हम देखें, न्यूजीलैंड के ई रदरफोर्ड, ये कहाँ के थे, न्यूजीलैंड के लिए थे, 1871 से 1937, जिन्होंने नाभिकीय रसायन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। नाभिकीय रसायन का जनक इन्हें कहा जाता है। ई रदरफोर्ड को क्वेश्चन बन सकता है, आप ध्यान रखेंगे। उन्हें परमाणु के नाभिक की खोज के लिए 1908 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इसको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, जिसमें उन्होंने सोने के अत्यंत महीन पत्थर, लगभग 100 नैनोमीटर पतली, मतलब उसका मोटाई कितनी थी, 100 नैनोमीटर, कितना, 100 नैनोमीटर पर आवेशित अल्फा कणों की तेज बौछार की, और इस प्रयोग से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्या, नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से कितनी छोटी है, 10⁵ गुना छोटी है। ठीक है, नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये दो मॉडल हमने पढ़ लिए, एक थॉमसन का परमाणु मॉडल और हमने पढ़ा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड में प्रोटॉनों की खोज नहीं की थी, गोल्डस्टीन ने की थी, रदरफोर्ड ने केवल उसको नाम दिया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब हम देखें बोरबरी का परमाणु मॉडल, या इसको कह लिए नील्स बोर, इसका नाम था नील्स बोर का परमाणु मॉडल। इसने क्या कहा है, मैं एकदम बेस्ट तरीके से दोस्तों इसको लिख दिया हूं समझाने के लिए, हालांकि बुक्स में भी वही है तो आप चिंता ना करें। बोरबरी योजना के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उपस्थित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इसको हमने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में भी देखा था कि नाभिक के चारों ओर जो है उपस्थित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, लेकिन इसने इसको व्यवस्थित तरीके से बताया। कैसे, जैसे इन कक्षाओं को K, L, M, N इत्यादि के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इन कक्षाओं को, जैसे ये था
है ना, यहाँ पर एक और कक्षा हो गई, यहाँ पर एक और कक्षा हो गई, यहाँ पर एक और हो गई, तो इसको के, यहाँ एल, यहाँ एम, यहाँ एन, इस प्रकार से जो है इन्होंने व्यवस्था दी। ठीक है, इसी कक्षा में जो ये चक्कर लगाते हैं। नाभिक के सबसे समीप वाली पहली कक्षा या इसी को पहली कक्षा या कक्ष या कोष कहा जाता है, या ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। एक और याद रखेंगे, या क्या कहा जाता है, ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। ठीक है, इसको कक्ष कहा जाता है, कक्षा कहा जाता है, कोष कहा जाता है, ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। ठीक, तो सबसे पहली कक्षा को के कहते हैं और दूसरी कक्षा को एल कहते हैं, और इसी प्रकार अगली कक्षाओं को एम और एन से प्रदर्शित इन्होंने किया, बोरबरी ने बताया। ठीक है, बोरबरी के परमाणु अणु। देखिए, इसको हम लोगों ने इसमें देखा, ये है नाभिक, ठीक है, और ये है कक्षाएं, कक्षा के, कक्षा एल, एम, एन, इस प्रकार से आगे ये बढ़ते जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। चलिए, ये परमाणु की कक्षा, इस नियम के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र 2n⁴ होता है, जहां n कक्षा की संख्या है। यहां पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना भरा जाएगा वो डिपेंड करेगा किस पर, ये सूत्र के अनुसार भरा जाएगा 2n², और n इज इक्वल टू क्या है, कक्षा की संख्या। अभी कक्षा की संख्या जैसे हमने बात की, ये k है, ठीक है, k है, l है, m है और ये n है। तो k को पहली कक्षा कहा, l को दूसरी कक्षा कहा, और m को तीसरी, n को चौथी। अब ये कक्षाएं भरी कैसे जाएंगी, ठीक है, इतना डिटेल मेरे ख्याल से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यदि आपको ये सूत्र पूछ दिया जाए कि इस बोरबरी के अनुसार जो है परमाणु में कक्षाओं को किस नियम के द्वारा भरा जाता है, तो ये बहुत शॉर्ट में आप ध्यान रखेंगे, या किसी का नंबर देके पूछ दिया जाए तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर ये जो है वो कक्षा की संख्या है, ठीक है, ये कक्षाएं हैं, ये उनकी संख्या है, और भरा किससे जाएगा, तो 2 इंटू n⁴, ठीक है। अब यहां पर देखिए 2 है, तो यहां पर अगर 2 k का मान देखें, k कक्षा के लिए, तो कक्षा की संख्या कौन सी है, फर्स्ट है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, ठीक है, जहां यहां पर लिखा हुआ है, और ये क्या हो जाएगा 1, तो 2 इंटू 1 का 1 ही रहेगा, और ये बनेगा 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहली कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। वैसे ही दूसरी कक्षा L के लिए निकालें तो 2 इंटू n, n के लिए कक्षा की संख्या है 2, तो 2 का घात 2 कर देंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 इसका आ गया। वैसे ही हम लोग इसके लिए निकालें तो इसके लिए 10⁵2, और यहाँ पर 9 गुना 2 बराबर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और वैसे ही 2 गुना 4 चौक 16, तो ये 32। तो इसके अनुसार जो है वो परमाणु की संख्या कितनी होगी, तो आप जानते ही हैं कितना, 2, 8, 16, 32, इस प्रकार से जो है वो इसके अनुसार इलेक्ट्रॉनों की संख्या भरी जाएगी। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, हालांकि इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, परंतु आपको ये याद रखना जरूरी है कि LNM को और संख्या क्रमांक को आपको याद रखना जरूरी है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी, इस कक्षा को संयोजी कक्षा कहा जाता है। तो परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, छोटा सा क्वेश्चन पूछ दिया, किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, और उस कक्षा को क्या कहा जाता है, तो संयोजी कक्षा कहा जाता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों परमाणु मॉडल किसका, बोरबरी का। बोरबरी में आपको सूत्र ध्यान रखना है, किस क्रम से व्यवस्थित किया इसको ध्यान रखना है, और संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजी कक्षा किसे कहते हैं इसको ध्यान रखना है। ठीक, इसके अलावा और भी बहुत सारा डिटेल इसमें है, लेकिन वो आपके लिए नहीं है, हमको 9वीं और 10वीं के अनुसार पढ़ने थे, और आपको इनफ इसमें से जो है वो मटेरियल मिल गया। ठीक है, इससे बाहर बहुत सारा डिटेल है दोस्तों, जो हमारे लिए अलग अलग प्रयोग किया गया, उन प्रयोग के डिटेल के आधार पर बहुत सारे निष्कर्ष निकाले गए, हमारे लिए वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। तो ये था परमाणु मॉडल, 3 के अनुसार हम लोगों ने देखा, और ये तीनों के अनुसार ही पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक छोटी सी चीज और छूट गई थी जिससे प्रश्न पूछा जाता है, तो उसको भी मैंने इसी में जो है वो सम्मिलित कर लिया है। देखिए क्या है, एक होता है समस्थानिक
परमाणु भार और समभारिक, तो परमाणु भार से नहीं, समस्थानिक और समभारिक से जरूर प्रश्न पूछा जाता है, आइसोटोप्स और जो है वो आइसोबार्स। ठीक, देखिए क्या होता है इसको समझ लीजिए, थोड़ा सा है, बहुत इजी है, आप समझ जाएंगे। कार्बन तत्व के बारे में यह देखा गया है कि कार्बन के कुछ परमाणु की द्रव्यमान संख्या, अब ये द्रव्यमान संख्या आपको पता होनी चाहिए, तो द्रव्यमान संख्या आपको पता है किसे कहते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या क्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या। 12 और कुछ की 14 होती है, वास्तव में कार्बन 12 और कार्बन 14 में न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है। ठीक, इसमें क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, अलग अलग है। जहां कार्बन 12 में 6 न्यूट्रॉन होते हैं, वहीं कार्बन 14 में 8 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक, लेकिन यहां पर प्रोटॉनों की संख्या सेम होती है। ठीक है, यहां पर क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या सेम होती है, एक होता है। प्रकृति में ऐसे कई तत्व पाए जाते हैं जिनके परमाणुओं की संख्या तो समान है किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। तत्वों के ऐसे परमाणु एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। कब, जहां पर परमाणुओं की संख्या तो समान हो। ठीक है, परमाणु संख्या मतलब जहां पर प्रोटॉन की संख्या समान हो, ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, अलग अलग हो, द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो। ठीक, और न्यूट्रॉन की संख्या अलग होगी तभी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगी। जैसे क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, इस तरह हम यह कह सकते हैं कि क्लोरीन परमाणु के दो समस्थानिक हैं। ठीक है, समस्थानों के हमारे जीवन में कई उपयोग हैं, जैसे कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक प्रयोग किए जाते हैं, घेंघा रोग के निदान के लिए आयोडीन के समस्थानिक प्रयोग किए जाते हैं, परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में यूरेनियम के समस्थानिक कई प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे यूरेनियम लिखा रहता है ना 235, ऐसे लिखा रहता है ना 235, 237, कई सारा जो आता है, तो ये इसके समस्थानिक है। वो डिपेंड करता है न्यूट्रॉनों की संख्या पर। मतलब आप समझ लीजिए, जिन परमाणुओं के प्रोटॉनों की संख्या समान है, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या समान मतलब परमाणु संख्या समान है, और द्रव्यमान संख्या मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होगी तभी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी। तो द्रव्यमान संख्या यदि भिन्न भिन्न है तो वो क्या होगा, समस्थानिक कहलाते हैं। एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, सम, इसके स्थान पर उसका, दोनों बराबर ही हैं, बस उसमें थोड़ा सा अंतर पाया जाता है, उसको हम समस्थानिक के रूप में प्रयोग करते हैं, आइसोटोप्स। ठीक है, यहीं पर समभारिक क्या होता है, देखें, यदि हम कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14 को देखें तो दोनों में देखिएगा, दोनों में द्रव्यमान संख्या बराबर है। ठीक है, क्या है, द्रव्यमान संख्या बराबर है, परंतु इन दोनों में परमाणु संख्या 6 और 7 है। ठीक है, कार्बन 14 में द्रव्यमान संख्या बराबर है। ठीक, देखिए कार्बन 14 ऊपर द्रव्यमान संख्या, नीचे क्या लिखा रहता है हमारा, हाँ, नीचे क्या लिखा रहता है, परमाणु संख्या। ठीक, तो इस प्रकार से यहां भी इसका द्रव्यमान संख्या नाइट्रोजन का 14 है, लेकिन इसका परमाणु संख्या 7 है। ठीक, तो यहां पर द्रव्यमान संख्या जो है वो बराबर है। और उससे पहले हम लोगों ने देखा था किसमें, क्लोरीन में, उसमें क्या था, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न था, परमाणु संख्या बराबर था। मतलब ये नीचे वाला एक समान है, ठीक है, तो वो समस्थानिक है, और ऊपर वाला एक समान है, नीचे वाला अलग अलग है, मतलब परमाणु संख्या अलग अलग है। द्रव्यमान संख्या यदि बराबर है तो वो समभारिक कहलाता है। क्या कहलाता है, समभारिक। ठीक है, अब यहां पर आपको याद कैसे रखना है, सिंपल है, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, समभारिक, भार, भार का रिलेशन किससे है, द्रव्यमान से। ठीक है, ठीक है, और सम, सम मतलब बराबर, तो जिसका बराबर द्रव्यमान संख्या हो, सिंपल सी बात है, जिन परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या बराबर हो, समभारिक, समभार बराबर द्रव्यमान। ठीक है, तो समभारिक मतलब जिसकी द्रव्यमान संख्या बराबर हो, वो अगर बराबर है और प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग है, मतलब परमाणु संख्या अलग है, तो वो समभारिक है, और परमाणु संख्या एक है तो वो समस्थानिक है। ठीक, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास, मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया है। समझ में आया होगा दोस्तों, तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।